शादीशुदा हैं वो तो अपने ससुरालियों की तरफ जाने होंगे, जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए अटर हुई है। तो आपको ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। दायरे घर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनकी तो ईद में हले आज मरू पहुँच गई होनी है, यानी टूर शुर गई सारी ईद वीद। लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे ईद के हवाले से कमेंट किए हैं, ईद मुबारक कही। मैं सबका बहुत मशकूर हूँ। आपने समीना पाशा के साथ मेरे पॉडकास्ट को पसंद किया, ज़ीशान सैयद के साथ मेरे पॉडकास्ट को पसंद किया, थैंक यू वेरी मच। आप शाद रहें, आबाद रहें। आप ईद के दौरान आप तक इतला पहुंच गई होगी कि इमरान खान साहब की उनके साहबजादों से मुलाकात कराई गई और ये 25 से 30 मिनट की मुलाकात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये थी कि बुशा बीबी से भी इमरान खान साहब की मुलाकात कराई गई। और तीसरी खबर ये थी कि जनाब अली इमरान खान साहब को ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। पता नहीं किहो जे मुसलमान ने, यार मैंने समझ नहीं आती कि तुम ईद ते पढ़न दो। अच्छा, वो मसला ये नहीं है कि इमरान खान को ईद नहीं पढ़ने देनी, उन्हें ये डर है कि इमरान खान अगर पहुंच गया कैदियों में तो उसे कैदियाँ ही नहीं थे बल हंगामा कर देना है खानू देख के, तो इनसे संभाले नहीं संभलना, लिहाजा खान साहब को ईद नहीं पढ़ने दी गई। इसी तरह कोट लखपत जेल में जो असीर हैं उन्हें भी नहीं पढ़ने दी गई। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि आप आज जो नफरत का बीज बो रहे हैं, कल वो जब बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा तो तो नहीं कटिया जाना भाईजान। आप तो एक दिन में सऊदी अरब को आवाज़ें दे के मांगा देने लगते हैं, चीखने लगते हैं, रोने लगते हैं आप तो। याद है ना वो तस्वीर जो अटक जेल की है जिसमें नवाज साहब रो रहे। तो ये क्या कहते हैं इमरान खान। बहरहाल मैं जो अभी इस पे नहीं आ रहा है, तो मैं जज्बाती जी गला ने 2-3 चीज़ें मैंने लिखी हुई थी बुशा बीबी की, मैंने आपको बता दिया है। हाँ, अब आ जाए असल मुद्दे की तरफ। जो गुफ्तगू हुई है खान साहब की अपने साहबजादों से, कासिम से और सलेमान से, उसमें बहुत सारी बातें हुई। खान साहब ने अपनी सेहत के हवाले से बताया। उन्होंने बताया जनाब मेरी आँख का जो मसला है वो अभी तक फनूस वैसे ही है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। खान साहब ने अपनी सेहत के हवाले से बताया। जेल के अंदर जो उनके साथ गुजर रही है वो उन्होंने बताया। अपने बच्चों को अच्छा जो इत्तलात है मेरे तक वो ये है कि खान साहब ने अपने बच्चों के सामने वही मर्दानगी का सबूत, मोराल, इस्तकामत, कोई गल नहीं पुत्रो, कोई मसला नहीं का, हाँ ज़रा आखदा मसला है। खान साहब ने इस सारी गुफ्तगू के अंदर एक खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मेरे पाकिस्तानियों को भी ईद मुबारक कह देना। ऐसा लगे जैसे कोई तंज़िया सी बात हो गई, कि जैसे किसी शख्स ने दबा दबा सा गिला कर दिया कि उन लोगों को भी कह देना जो मुझे ईद के ऊपर ना भूलते जा रहे। और मैं तो बार बार एक बात कह चुका हूँ, लेकिन जो असल आज की बात है भाईजान वो ये है कि जो गुफ्तगू हुई है जिसमें खान साहब ने सेहत पे बात की है, खान साहब ने जेल के अंदर अपने ऊपर होने वाले जो गैर इंसानी सलूक है उस पर बात की है, जो उनके साथ जुल्म रवाज रखा जा रहा है उसके ऊपर बात की है। उसके साथ साथ खान साहब ने कुछ दबे दबे लफ्ज़ों में अपने बच्चों को कुछ बातें और भी कही हैं। ये फ़ोन चुके जब गुफ्तगू हो रही थी तो ऐसे नहीं कहा कि वो जो आता है व्हाट्सएप पे 1-to-1 वो नहीं है भाई, ये बीच में वो एक एक लफ्ज़ जो है वो सुना जा रहा था, एक एक लफ्ज़ समझा जा रहा था। और इसके बावजूद जो मेरे पास इतलात हैं वो ये कि जो कासिम और सुलेमान है वो हो सकता है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो गुफ्तगू है उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट जो है वो व्हाट्सएप करें और ट्वीट कर दें। ये भी हो सकता है कि उनकी जो गुफ्तगू आवाज़ है वो भी क्या कहते हैं वो ट्वीट कर दें। यानी इससे एक बात आप समझें कि खान साहब ने जो इनडायरेक्ट पैगाम अपनी कौम को दिया है वो पैगाम हो सकता है कि अगले 24 घंटों के अंदर आम आदमी तक पहुंच जाए। उनकी गुफ्तगू मिनो-अन जो है वो आम आदमी तक पहुंचा दी जाए। कासिम या सुलेमान इस हवाले से पूरी तैयारी कर चुके हैं और वो अगले 24 घंटे के अंदर ट्वीट करके खान साहब से जितनी भी गुफ्तगू हुई, जितने भी मामलात हुए वो सारे जड़े ने वो की कहते ने पब्लिक करने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ को आप जहन में रखें जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान ने जिस तरह ये 1000 साल गुजार लिए हैं, ये वैसे तो इमरान खान के जेल में गुजरा हुआ 1 मिनट भी जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी के 100 साल ज़िंदगी से कहीं बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो 1000 साल है, पाकिस्तान की 80 साल तारीख एक तरफ और ये 1000 दिन इमरान खान के जेल में गुजारे हुए एक तरफ, ये पूरी एक हिस्ट्री है। और जिस इस्तकामत से ये हिस्ट्री की है उन्होंने, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन
आज की गुफ्तगू में जो मैं आपको बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ताकतवर हैं वो भी किसी तरह जान छुड़वाने के चक्कर में हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान का ये वाला जो मामला है किसी तरह इमिकेबली हो जाए। आपको याद है मैंने आपको एक दफ़ा कहा था कि मेरी एक बहुत बड़ी अस्करी शख्सियत से मुलाकात हुई। इंजीनियर का कि मैं बड़ा कोई अब मैं मुनीब फारूक हूँ या हसन अयूब हूँ तो जिन्हों मैनू उन्होंने बुलाया कि आए राना साहब आपके साथ चाय पी जाए, पता नहीं इन्होंने पियादे कि नहीं, लेकिन वो एक इफ्तार पार्टी थी, उसमें सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, एडिटर्स को बुलाया हुआ था, साडा नाम भी आ गया। पहली दफ़ा हिस्ट्री के अंदर मुझे भी याद किया गया। पहले तो मैनू यही हजम नहीं हो रहा सी कि मैनू क्यों जी याद कर लिया, लेकिन फिर उससे मुझे एक फील हुआ कि अगर मेरे जैसे कबीले के लोगों को याद किया जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी शिफ्ट हुई है। वो जो एक सुर्ख लकीर खींच दी गई थी कि ये लोग बस इनको नहीं, ये लोग वैसे हैं और वैसे हैं, मेरा ख्याल है वो लकीर ख़त्म हुई। और हमें बुलाने का मैं था और बहुत सारे लोग थे, जैसे समीना पाशा, राना अजीम और इस तरह के और भी लोग थे। तो उस दिन हमें एक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो हमारे लिए जो दरवाजे बंद थे वो खोले गए और कहीं पॉलिसी साज ये फैसला कर चुके हैं कि बराह रास्त तसादुम और हर वक्त टक्कर से बेहतर है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से DGISPR साहब ने PTI, सेल अफरीदी, इमरान खान के हवाले से नाम लेके कोई एक ऐसी बात नहीं की जिससे उनको जवाबी रद्दमल मिले जड़ा बहुत बड़ा ही तगड़ा होता है। फिर आपने काफ़ी दिनों से देखा होगा कि खान साहब के ट्विटर भी खामोश है, ठंडा है। दूसरी उनकी बहनें भी उस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे तनकीद नहीं कर रही जैसे वो माजी में करती थी, जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करती थी। या इमरान खान से जिनकी जो उनकी गुफ्तगू बाहर आती है, मैं नहीं कह रहा कि कंप्रोमाइज़ हो गया है, अल्लाह माफ़ करे। इमरान खान, अल्लाह उसे लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह उसे लंबी हयाती दे। इमरान खान अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेगा, कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, लेकिन कोई दरमियानी रास्ता तो निकल सकता है ना, जिसमें यह तय हो जाए कि जी चले ठीक है आपने गलती की, कुछ क्या नाम है इधर उधर से चीज़ें हुई, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। क्योंकि 2027 जो है वो इंतखाबात का साल करार दिया जा रहा है और 2027 के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि जी ये इंतखाबात का साल होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इंतखाबात कराने हैं या कुछ भी करना है तो -PTI तो सोच ही ना समझो, तुम वर्का ही पाड़ दो कि इमरान खान के बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल चीज़ कामयाब हो सकती है या मुकम्मल हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। यही वजह है कि इतलात ये हैं कि कोई शिस्ता का माहौल बने, कुछ इमरान खान की रिहाई ये जहन में रखें मुमकिन नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट के खातों में इमरान खान को रिहा करना अब फिलहाल कहीं पे नहीं लिखा हुआ, मुमकिन ही नहीं। वो समझते कि इमरान खान को, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने हाथों से को ग्रेड उतार करके तो जेब पा लो, इमरान खान को रिहा करना। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि इमरान खान साहब को जो उनका कानूनी हक है, जो आइन के तहत उन्हें हक मिलता है, वो उन्हें दे दिया जाए। और वो ये है कि उन्हें सेहत का मसला है तो उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाना चाहिए। अब मैंने, आपको याद होगा ये जब मैं ये बात आपको कह रहा था कि जब हमारी एक बहुत बड़ी अस्करी शख्सियत से मुलाकात हुई तो वहाँ पे मैंने एक सवाल कर दिया। तो पता है ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ भाई, अल्लाह का शुक्र है, हम तो भाई सवाल करने के लिए अल्लाह ने पैदा किया, हम सवाल करते हैं। मैंने उन्हें कहा कि सर ये बताएं कि अगर इमरान खान को सेहत की बुनियाद पे हुकूमत रिलीफ देती है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट को इसके ऊपर एतराज़ होगा? अब बड़ा क्रिटिकल सवाल है, आप समझें कि अगर वो कहते हैं कि होगा तो इसका मतलब ये है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इमरान खान को सेहत के बुनियाद पे कोई रिलीफ मिले, और अगर वो कहते हैं नहीं होगा तो फिर गल क्लियर है। तो जब मैंने ये उनसे सवाल किया तो उन्होंने कुछ इधर उधर की बात की। मैंने फिर कहा कि सर मैं एम आस्किंग यू कि क्या अगर हुकूमत इमरान खान को सेहत के बुनियाद के ऊपर रिलीफ देती है तो इस्टेब्लिशमेंट को कोई इस पर एतराज़ होगा? तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, ये सियासी हुकूमत का फ़ैसला है। अब मुझे बहुत सारे लोग जो हैं बाखबर, वो ये कहते हैं कि ये तो तय हो चुका है कि इमरान खान को उनका जो कानूनी हक है उनकी सेहत के हवाले से वो उन्हें मिलना है। अब आपको याद होगा कि ईद से 2 दिन पहले
वो डॉक्टर्स गए हॉस्पिटल, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर मेडिकल बोर्ड बना, उसमें डॉक्टर आरिफ थे और डॉक्टर नदीम थे, वो गए, उन्होंने जाके वहाँ पे खान साहब का मुकम्मल चेकअप किया है। ये पहले स्टेप। अब वो आके एक रिपोर्ट बना रहे हैं। दूसरा स्टेप, रिपोर्ट में वो अगर ये लिखते हैं कि जी खान साहब को फौरी तौर पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। तीसरा रिपोर्ट ये कमिश्नर को जाएगी, कमिश्नर ये रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमा कराएगी। तो जिसका मतलब होएगा कि इमरान खान को कानूनी रास्ता, रिलीफ नहीं, खैरात नहीं, जो उसका हक है वो उसे मिलेगा। तो आज मैं आपसे जो ये बात कह रहा था वो ये था कि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर, वैसे तो जो पिम्स के अंदर खान साहब की आना है, वो अगले 1-2 दिन में वो आएंगे, उन्हें इंजेक्शन लगना है और इंजेक्शन के लिए उन्हें पिम्स आना पड़ेगा। तो ये तो तय है कि अगले 24 घंटे, 26 घंटे, 48 घंटे में आप ये खबर सुन सकते हैं कि खान साहब को जो तीसरा इंजेक्शन लगना था वो उसके लिए वो पिम्स हॉस्पिटल आ गए हैं। अब आ जाए जी खलीज की सूरत हाल। खलीज की सूरत हाल ये है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को पहली मर्तबा जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है उसमें जो आया है, उसमें यह कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से सबसे मुतासरा मुल्क करार दिया गया है। ये ग्लोबल इंडेक्स, टेररिज्म इंडेक्स के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। एक किसी मुल्क के साथ अगर ये छाप लगनी शुरू हो जाए तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि टूरिस्ट तो छोड़ दें जिन्होंने आना या नहीं आना। अब PSL के हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान में मैच होंगे, अब पता चला कि एक तो उसकी सेरेमनी कोई नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पता चला कि जो मैचेस जो होंगे उसमें तमाशाई ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे। तो इनसे आप पाकिस्तान के हालात का अंदाज़ा कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान से हमारी ईद तक के लिए जंग बंदी हुई थी और उसके बाद हम फिर मुसलमान के ऊपर बमबारी करेंगे, वो दहशतगर्दी करेंगे। दूसरी जानिब जो क्या कहते हैं सऊदी अरब है, उसने ईरान के सिफारतकारों को कहा मुल्क से निकल जाएं। ये है वो टर्निंग पॉइंट जो अमेरिका बहुत अरसे से जिसकी और इसराइल प्लान कर रहा था कि इनके सफारती ताल्लुकात जो कायम हुए थे इमरान खान की एफर्ट्स के साथ, इमरान खान की मेहनत के साथ, वो ख़त्म कर दिए जाए। चौथी तरफ ट्रंप जो है वो धमकियां लगा रहा है कि 48 घंटों के अंदर अगर आपने हरमज़ नहीं खुली तो फिर मैं ताकत का इजहार करूंगा। फोकी तड़ियाँ ने लाई जाए जिन्नी मर्जी, क्योंकि ईरान ने जो असल गेम डाली है वो ये गेम डाली है कि ईरान ने जो बाइजन उनका डेमोना है ना, जो न्यूक्लियर, जहाँ पे इसराइल का कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर प्लांट है, वो कहा जाता है कि सबसे महफूज हिस्सा है इसराइल का, क्योंकि उधर न्यूक्लियर प्लांट भी है और वो उसका जाहिर है उनका वो इस ईरान ने वहाँ पे भी अपने मिसाइल फेंक दिए और वहाँ सुना जा रहा है कि धमाकों से, वैसे तो इसराइल पूरे खौफ का शिकार है, लेकिन जब से डिमोना में हुए हैं तब से इसराइल के अंदर एक और अर्जेंसी पैदा हो गई है कि अगर हमारे न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर हमला हो गया तो वहाँ तो ताबकारी भी फैल सकती है। और ईरान ये कहता है कि भाईजान हम तो अब डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर हमारी तब कोई आएगा, हमारे कहने में बस पानी के रिजर्व्स के ऊपर, हमारे तवानाई के उसके ऊपर, तो हमारे ऑयल के ऊपर, हमारे गैस पे हिट करेगा तो हम भी जवाब में यही करेंगे। और ये बात उसने खलीज को भी बता दी है, सऊदी अरब को भी बता दी है, UAE को भी बता दी है, कतर को भी बता दी है, और इसराइल ने तो कान हो ही गए ने। अब यही वजह है कि वो ट्रंप जो है एक पास से धमकियां लाता है, दूसरी तरफ वो कहता है कि जी चलें आपको सस्ता तेल दे दें, यूरोप को दे दें, ये वो दे दें। और ईरान इस टाइम कहता है जी हमने कोई तेल नहीं देना। ईरान ने एक तारीख बता दी, और तारीख ये है कि जो उसवा हुसैन पे चलने वाले होते हैं ना, उन्हें वो यजीदों से कोई डर नहीं लगता। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान में बहुत तबाही हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ हलाकतें भी बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं कि उनकी लीडरशिप भी शहीद हुई है, लेकिन ईरान वहाँ खड़ा है, उन्होंने कहा मैं नहीं देता तेल, जा जो करना कर ले। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दुनिया के अंदर वो बेगैरत बेशरम लोग जो अपने दौलत के खौफ से